ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में बॉलीवुड ने हेरा फेरी 3, आवारा पागल दीवाना 2 और भूल भुलैया 3 इन 3 फिल्मों को अनाउंस किया है। अब मैंने इन तीनों पर कोई अलग अलग वीडियोस बनाए नहीं, सोचा कि एक ही वीडियो में एक साथ में ही चर्चा करते हैं, क्योंकि इन तीनों ही अनाउंसमेंट्स में, इन तीनों ही फिल्मों में कुछ ना कुछ समानताएं हमें देखने को मिलती है। जैसे कि तीनों की तीनों ही बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्में हैं। दूसरा, इन तीनों ही फिल्मों की जो ओरिजिनल फिल्म्स है वो आज से 15-20 वर्ष पहले थिएटर में रिलीज हुई थी। साथ में ही इन तीनों ही फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया है, थिएटर में भी और बाद में टीवी पर भी इनको बार बार दर्शकों के द्वारा देखा जाना पसंद किया गया है। तो अब ऐसी फिल्मों के दूसरे या तीसरे भाग बॉलीवुड ने अनाउंस किए हैं। अब ये जो अनाउंसमेंट्स है ये थोड़े से अलग भी लगते हैं। पिछली कुछ जिस प्रकार की फिल्में बॉलीवुड की आ रही थी पिछले कुछ वर्ष में, उनसे ये बिल्कुल अलग लगते हैं। क्योंकि इससे पहले जब भी बॉलीवुड का कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस किसी बड़े एक्टर को लेकर किसी फिल्म को अनाउंस करता था, तो वो ज़्यादातर इसके चांसेस रहते थे कि भाई वो कोई किसी न किसी फिल्म का रीमेक होंगे। हालांकि इन तीनों ही फिल्मों के समय ऐसा हमें कुछ बताया नहीं गया कि ये कोई रीमेक होने वाले हैं। तो ये भी एक अलग बात हमें देखने को मिली कि बॉलीवुड अभी रीमेक ये टैग हमारी फिल्म के साथ में कहीं ना जुड़ जाए, इसका ध्यान रख रहा है। और साथ में ही इन अनाउंसमेंट्स से आज बॉलीवुड के जो हालात है उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है कि बॉलीवुड कितना ज़्यादा डेस्परेट हो गया है कि भाई कुछ तो चल जाए। क्योंकि इंडस्ट्री भी जानती है कि पिछले कुछ समय से दर्शक किस प्रकार से नाराज़ है बॉलीवुड से, कितनी ज़्यादा वो आहत है, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस बीच में हालांकि बॉलीवुड ने अपनी एक सो कॉल्ड हिट भी दिखाने का प्रयास किया, सैकड़ों सैकड़ों करोड़ उसने कमाए। हालांकि इंडस्ट्री अंदर से इसकी भी क्या सच्चाई है इंडस्ट्री अच्छी तरीके से जानती है। पर चलिए, मतलब ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, मैंने जैसा कि कहा, इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। हालांकि बॉलीवुड की आज ये जो परिस्थिति है, ये जो इतने खराब हालात है, इसके लिए दूसरा कोई भी उत्तरदायी नहीं है। इसके लिए पूर्ण रूप से 100% केवल और केवल ये इंडस्ट्री स्वयं ही, बॉलीवुड खुद ही जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप मुझे बॉलीवुड की 10-12 अच्छी अच्छी कॉमेडी फिल्मों के नाम बताइए, आप भी जो मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए बॉलीवुड की अच्छी अच्छी 10-12 कॉमेडी फिल्मों के नाम। सबसे पहले आप कौन सा नाम लेंगे? हेरा फेरी, उसके बाद भूल भुलैया, हंगामा, दे दनादन, भागम भाग, खट्टा मीठा, गरम मसाला, चुप चुप के, हलचल, माला माल वीकली, ऐसी कुछ फिल्मों के आप नाम लेंगे। ये सारी की सारी प्रियदर्शन जी की फिल्में हैं। हालांकि इनमें से चुप चुप के और हलचल को मैंने पूरा नहीं देखा है, कभी कभार टीवी पर ऐसे ही चल रही थी तो सामने कुछ सीन्स मैंने देखे, उनके पूरा नहीं देखा, तो उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। पर बाकी जितनी फिल्मों के मैंने नाम लिए, माला माल वीकली, हंगामा, भूल भुलैया, हेरा फेरी, ये तो मतलब भाई इन्हें कितनी भी बार देख लीजिए, ये कभी भी बोर नहीं करती है। और बाकी भी जितनी भी प्रियदर्शन जी की फिल्में हैं, वो सभी भले ही परफेक्ट ना हो, पर फिर भी वो ऐसी है कि आप जहां पर अपने दिमाग को साइड में रखकर, अपनी चिंताओं को साइड में रखकर आप बस उनको एंजॉय कर सकते हैं। वो आपको पेट पकड़कर हंसाएंगी। और प्रियदर्शन जी के अलावा भी और भी कुछ अगर मैं आपसे पूछूं कि और कुछ नाम बता दीजिए, तो आप 2007 में आई हुई धमाल का नाम ले लेंगे। हाँ, इंद्र कुमार उसके डायरेक्टर है। वो इसके अलावा मस्ती, ग्रैंड मस्ती वगैरह जैसी भी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, पर धमाल एक अच्छी कॉमेडी फिल्म हम उसको कह सकते हैं। या इसके अलावा आप रोहित शेट्टी जी की कुछ फिल्मों के नाम ले लेंगे, जैसे कि गोलमाल 1, गोलमाल 2, या फिर ऑल द बेस्ट भी उनकी एक बहुत बढ़िया फिल्म है। ऐसी कुछ फिल्मों के नाम आपको याद आएंगे। अब एक बहुत ही सरप्राइजिंग, एक बहुत ही आश्चर्यजनक ऐसा एक बात, एक तथ्य मैं आपको बताऊं। ये जितने भी नामों के बारे में हमने चर्चा की है ना अभी तक, वो सारी की सारी फिल्में 2010 से पहले रिलीज हुई है। 2010 से पहले। 2010 के बाद में इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा शिफ्ट, एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। इंडस्ट्री कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जो इस देश को समझते ही नहीं है। हालांकि ये चेंज 2004 के बाद से ही शुरू हो गया था। जब से अटल जी की सरकार गई उसके बाद में आप देख लीजिए 2004 के बाद में बॉलीवुड में कैसी कैसी फिल्में बनी है। हालांकि फिर भी कुछ कुछ अच्छी कॉमेडी फिल्में बनी, पर ज़्यादातर प्रोपेगेंडा फिल्में 2004 के बाद में बनना शुरू हुई। और 2010 के बाद में तो भाई पूर्ण रूप से ये एक पलट गई इंडस्ट्री, चेंज हो गया सब कुछ। आप देख लीजिए 2010 के बाद में बॉलीवुड की जो कॉमेडी फिल्में हैं, अब मैं दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछूं कि भाई 2010 के बाद की आप अच्छी कॉमेडी फिल्मों के नाम बताइए, आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, सोचने में आपको काफ़ी समय लगेगा। 2010 के बाद में आप देख लीजिए 12-13 के बाद में जितनी भी बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्में आई हुई है ना, वो ज़्यादातर सोशल ड्रामास थे,
कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती की लेक्चरबाजी, ज़बरदस्ती का उपदेश। तुम सेक्सिस्ट हो, तुम रेसिस्ट हो, तुम तो पेट्रियार्कल माइंडसेट के हो। अगर मैं लिस्ट आपको बताऊं तो देख लीजिए कैसी लिस्ट है। बेवकूफिया, मेरी प्यारी बिंदु, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, ड्रीम गर्ल, बाला, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, गुलाबो सिताबो, चंडीगढ़ करे आशिकी, डॉक्टर जी, विकी डोनर, मेड इन चाइना, बधाई दो, वीरे दी वेडिंग, की एंड का, कपूर एंड सन्स, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, लुका छुपी, गुड न्यूज़, भूत पुलिस, थैंक गॉड, सर्कस, बेफिक्रे, मैं तेरा हीरो, गोरी तेरे प्यार में, फाइंडिंग फैनी। इस प्रकार की कॉमेडी फिल्में 2012-13 के बाद में आई है। अब इनमें से कोई सभी के सभी खराब ऐसी बात नहीं कहूँगा मैं। अब जैसे कि विकी डोनर काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है, उसके माध्यम से देखिए किस प्रकार की बातें युवाओं के मन में डाली गई कि भाई ये वीर रक्षा वगैरह तो फालतू की बातें होती है। हाँ, वीरनाश करने से क्या हो जाएगा, हमें थोड़ी ना कोई टंकी भर के रखनी है। बाकी भी जितनी फिल्में आप देख लीजिए, इस प्रकार की जो कॉमेडी फिल्में 2012-13 के बाद में आई हुई है, या तो वो कुछ एलिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई फिल्में होंगी, जैसे कि की एंड का, कपूर एंड सन्स, बेफिक्रे और भी गुड न्यूज़ वगैरह अभी जो हाल ही में आई थी। ये सारी की सारी, वीरे दी वेडिंग वगैरह, ये सारी की सारी एलिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई कॉमेडी फिल्में। और दूसरी जो स्मॉल टाउन स्टोरीज जिनको ये कहते हैं ना, उनमें फिर ये लेक्चरबाजी, ज़बरदस्ती का उपदेश शुरुआत में तो सटल वे में हो रहा था। विकी डोनर हो, बधाई हो, अच्छी फिल्में थी। इनमें से कुछ के सबको मैं कोई ख़राब भी नहीं कहूँगा। मैंने खुद ही बधाई हो को अच्छा भी कहा था, पहली बधाई हुआ। उसके बाद में बाला वगैरह में भी आप देख लीजिए, कॉमेडी तो ठीक है पर उसमें उपदेश देने पर ज़्यादा उनका फोकस था। तो इस प्रकार की फिल्में फिर 2012-13 के बाद में आनी शुरू हो गई। फिल्म मेकर्स ये फिर बॉलीवुड के अपने आप को कुछ सोशल रिफॉर्मर्स वगैरह समझने लग गए कि भाई ये देश तो बहुत रिग्रेसिव है, पिछड़ी हुई मानसिकता वाला है, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के लोगों से भरा हुआ है, अब हमें कुछ चेंज लाना है। हम लोगों को पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना सिखाएंगे, तुम सेक्सिस्ट हो, तुम रेसिस्ट हो, तुम बॉडी शेमिंग करने वाले हो। इस प्रकार की फिल्में 2012-13 के बाद में आई है। और फिर मैंने कहा, जैसा कि कहा, शुरुआत में ये सटल वे में हुआ, धीरे धीरे ये और ज़्यादा फिर टॉक्सिक होते गया। फिर इनका सेक्सुअल लिबरेशन शुरू हो गया। राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना की पिछली कुछ फिल्में देख लीजिए, बधाई दो, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, चंडीगढ़ करे आशिकी, और भी इवन डॉक्टर जी जैसी फिल्म भी आप देख लीजिए। मतलब कहाँ इन्होंने देख लिया कि भाई भारत में मेल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। आप हर चौराहे पर चले जाइए, किसी भी शहर में घूम लीजिए, हर चौराहे पर आपको मेल गायनेकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे जिनके अस्पताल के बाहर लाइन लगी हुई होती है। पर इनका कुछ अलग ही दुनिया, अपना एक समाज का जो चित्रण है, हमेशा ये मध्यम वर्गीय परिवारों को रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स, पिछड़ी हुई मानसिकता वाले, इस प्रकार से वो प्रेजेंट करेंगे। और किसी इक्का दुक्का फिल्म में अगर किसी मध्यम वर्गीय परिवार को अच्छा भी दिखा दिया जाए तो भी ये पूरा इकोसिस्टम फिर छाती कूटने लग जाता है उस फिल्म के नाम से। पर ओवरऑल जो मैंने कहा कि ये फिर जबरदस्ती की लेक्चरबाजी वाली फिल्में 2012-13 के बाद में आई, और बॉलीवुड का इकोसिस्टम इन फिल्मों को सर पर लेकर के नाचा है। उनको लगा कि भाई हम कुछ बहुत बड़ा एक चेंज लेकर के आ रहे हैं सोसाइटी में, देश में। क्योंकि जो एक एलिट और वोक माइंडसेट होता है ना, देख लीजिए ऐसे लिबरल वोक्स, उनकी बातों में हमेशा वो कहेंगे कि भाई इस देश में है ही क्या, इस देश ने दिया ही क्या है, हमने क्या इन्वेंट किया है, इस देश का कल्चर तो सबसे ज़्यादा रिग्रेसिव है, पिछड़ी हुई सोच वाला है। इस प्रकार की बातें वो हमेशा कहते हुए आपको दिखाई देंगे। अब ऐसी मानसिकता के व्यक्ति अगर फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे, लोग आएंगे, तो वो क्या बनाएंगे? यही तो उनको, वो अपने आप को कुछ सोशल रिफॉर्मिस्ट समझते हैं कि भाई हमको कुछ चेंज लेकर के आना है, हम तो पेट्रियार्की के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, हम तो राष्ट्रवादी फांसीवादी ताकतों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो उनके राइटिंग में भी, उनकी फिल्मों की कहानियों में भी, वो जिस प्रकार के कैरेक्टर्स को लिखते हैं उसमें यही सब बातें देखने को मिलेंगी। ज़बरदस्ती का उपदेश, ज़बरदस्ती की लेक्चरबाजी। मैंने इवन अभी डॉक्टर जी का मेरा रिव्यू आप उठा कर देख लीजिए, उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि बस करो बॉलीवुड वालों, आप कोई सोशल रिफॉर्मिस्ट नहीं हो। ये उपदेशबाजी, ज़बरदस्ती की लेक्चरबाजी बंद करो। और अगर देश के लोगों को उपदेश या ज्ञान चाहिए भी होगा ना, तो भी बॉलीवुड वो आखिरी जगह होगी इस पूरे दुनिया की, इस पूरे विश्व की। बॉलीवुड वो आखिरी जगह होगी जहां से हम ज्ञान को एक्सपेक्ट करेंगे, किसी उपदेश को एक्सपेक्ट करेंगे। नहीं चाहिए आपसे उपदेश, आप ये इंडस्ट्री उसके लायक भी नहीं है। अब दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए। हमने 2010 के बाद की दो प्रकार की कॉमेडी फिल्मों के बारे में चर्चा की। पहली तो वो एलिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू वाली, बेवकूफिया, बेफिक्रे, फाइंडिंग फैनी, वीरे दी वेडिंग, कपूर एंड सन्स, की एंड का वगैरह वगैरह। और दूसरी सोशल ड्रामास, ये स्मॉल टाउन स्टोरीज वगैरह जिनको कहा जाता है। इसके अलावा भी बॉलीवुड ने
कुछ ऐसी कॉमेडी फिल्में भी बनाई है जिनमें कोई एलिट्स का पॉइंट ऑफ व्यू, कोई वोकिज्म वगैरह नहीं था, या कोई सोशल ड्रामा, कोई लेक्चरबाजी वगैरह भी नहीं थी। पर वो फिल्में किसी कचरे से कम नहीं है, जैसे कि जुड़वा 2, कुली नंबर 1, हाउसफुल 4, या फिर अभी हाल ही में अभी थैंक गॉड सर्कस जैसी फिल्में आप उठाकर देख लीजिए, जिनके लिए क्रिंज शब्द भी बहुत छोटा है। और दोस्तों, इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात आप देखिए कि इवन रोहित शेट्टी भी 2010-11 के बाद में कोई अच्छी कॉमेडी फिल्म नहीं दे पाए हैं। उनकी 2010 के पहले की देखिए गोलमाल 1, गोलमाल 2, ऑल द बेस्ट, ये तीनों फिल्में तो मुझे भी बहुत पसंद है। गोलमाल 3 2010 में आई थी, मुझे पर्सनली वो उतनी पसंद नहीं है, पर कॉमेडी के रूप में एक बार, कॉमेडी के तौर पर एक बार हम उसे देख सकते हैं। और 2011 में उनकी आखिरी अच्छी फिल्म आई थी सिंघम। उसके बाद आप देखिए रोहित शेट्टी की आप सिंघम रिटर्न्स, बहुत ही घिनौनी प्रोपेगेंडा फिल्म, चेन्नई एक्सप्रेस, दिलवाले, भाई दिलवाले तो आज तक मुझसे कभी पूरी नहीं देखी गई। उसके बाद इवन सिम्बा और सूर्यवंशी भी आप देखेंगे तो मतलब ना, बस ना ही मन मुंह से निकलता है उनको देखकर। और एक बोल बच्चन, ठीक है कॉमेडी के रूप में आप उसे देख सकते हैं, पर उसमें भी एक हिंदू मुस्लिम वगैरह उन्होंने वो डाल ही दिया था, जो भी है। मतलब आप देख लीजिए किस प्रकार से चेंज एक 2010 के बाद में इंडस्ट्री में आया है। और एक्सेप्शन के तौर पर, अपवाद के रूप में बॉलीवुड ने कुछ इक्का दुक्का अच्छी कॉमेडी फिल्में भी बनाई हैं 2011-12 के बाद में, जैसे कि एक फुकरे का हम उदाहरण दे सकते हैं, या स्त्री का उदाहरण दे सकते हैं। हालांकि स्त्री में भी कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा सा मतलब पेट्रियार्की वगैरह जो भी है, पर वो काफ़ी सटल वे में था, या उतना फोर्सफुली डाला गया भी नहीं लग रहा था वहाँ पर। और भी कुछ अच्छी अपवाद के रूप में कुछ होंगी कॉमेडी फिल्में तो आप बताइए 2010-11 के बाद में आई हुई, मुझे तो याद नहीं आ रही है। तो ये, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आज इंडस्ट्री की ये जो इतने खराब हालात है ना, इसके लिए दूसरा कोई भी जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए पूर्ण रूप से 100% केवल और केवल ये इंडस्ट्री खुद जिम्मेदार है, क्योंकि ये बहुत वोक हो गए 2010-11 के बाद में। इंडस्ट्री का पूरा कंट्रोल नई जनरेशन के फिल्म मेकर्स के हाथ में आ गया। पहले की जनरेशन के जो फिल्म मेकर्स थे, हमने प्रियदर्शन जी का उदाहरण दिया, या और भी कुछ आप पुरानी बॉलीवुड की फिल्में उठाकर देख लीजिए 70-80 के दशक की, एक मतलब जो वो फिल्म मेकर्स थे वो अपने ज़मीन से जुड़े हुए थे, बहुत स्ट्रगल करके वहाँ पर पहुँचे हुए थे। कोई विदेशों से फिल्म मेकिंग की डिग्री वगैरह वो लेकर के नहीं आए थे, पर अपने अनुभवों से सीखे थे, और उन अनुभवों को अपनी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने सामने रखा था। तो इस कारण से लोग उन फिल्मों के साथ में जुड़ पाते थे, अब एक अपनापन उन फिल्मों के साथ में उन्हें फील होता था। पर अभी 2010-11 के बाद में जो एक नई जनरेशन इस इंडस्ट्री में आ गई ना, उनका एक कब्जा हो गया ना, वो लोग वो स्ट्रगल करके इंडस्ट्री में नहीं आए थे, वो जमीन से वो उस प्रकार से जुड़े हुए नहीं हैं, और एक अपना एक वोक एलिट माइंडसेट, कुछ वामपंथियों की पुस्तकें उन्होंने पढ़ ली है, उन वामपंथियों के झूठे इतिहास के अनुसार इनको देश में बस जातिवादी दिखाई देगा, ये देश कितना ऑर्थोडॉक्स है, रिग्रेसिव है, पिछड़ा हुआ है, कितना घिनौना है, इस देश का कल्चर तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब है। ये एक माइंडसेट उनके दिमाग में होता है, और फिर कुछ कॉमेडी भी बनाने जाएंगे तो उसमें भी ज़बरदस्ती की लेक्चरबाजी या उपदेश डालते रहेंगे। सेक्सुअल लिबरेशन को इनको प्रमोट कराने के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी समस्या तो भाई सेक्स हो गई है, क्योंकि वो स्ट्रगल कभी देखा नहीं ना, कभी वो उस प्रकार से जो उनके पिछली जनरेशन्स ने वो जो मेहनत का, पुरुषार्थ का महत्व समझते थे, संयम का महत्व समझते थे, आदर्शों का महत्व समझते थे, कहीं ना कहीं पर भले ही वो भी कोई बहुत अच्छी, वो कोई गलत नहीं थे या कोई खराब कंटेंट उन्होंने नहीं बनाया, ऐसी बात नहीं है। 2010 के पहले भी बॉलीवुड ने बहुत सारा प्रोपेगेंडा कंटेंट बनाया हुआ है, हिंदू घृणा से भरा हुआ बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा 2010 के पहले भी। पर फिर भी आप देखिए वो जो फिल्में थी ना, वो फिर भी कहीं ना कहीं पर एक ज़मीन से जुड़े हुए पात्र उन फिल्मों में हमें दिखाई देते थे। भले ही हिंदू घृणा से भरी हुई वो फिल्में, कुछ फिल्में, पर फिर भी उन फिल्मों के पात्र देखिए, कैरेक्टर्स देखिए, पूरा सेटअप देखिए, वातावरण देखिए, एक ज़मीन से जुड़े हुए पात्र हमें उनमें दिखाई देते थे। और इस कारण से एक सटल वे में उस समय वो अपनी हिंदू घृणा को फैलाने में सफल भी होता था बॉलीवुड उस समय। पर अब 2010 के बाद में ये इतने ज़्यादा वोक हो गए, ये इस प्रकार के कैरेक्टर्स और इस प्रकार की कहानियां लिखते हैं जिसके साथ हम कनेक्ट ही नहीं हो सकते, जुड़ ही नहीं सकते। एक सामान्य व्यक्ति तो जुड़ ही नहीं सकता, मतलब वेस्ट से भी ज़्यादा वेस्टर्न ये लोग हो गए हैं, और इनको लगता है कि बस अब ये जो सोच रहे हैं, इनका जैसा दृष्टिकोण है, उसी प्रकार से हम फिल्में बनाएंगे। पर ये समझ नहीं रहे कि देश की 90 से 95% जनता, भले वो अमीर हो, गरीब हो, शहरों में हो, गाँव में हो, वो एक अलग बात है, पर वो आज भी अपने रूट्स के साथ में, ज़मीन के साथ में जुड़े हुए हैं।
और ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि आप देखिए बॉलीवुड फिर से फिर अभी उन्हीं अपनी जो पुरानी जो फिल्में हैं ना जिनको लोगों ने देखना पसंद किया था, अब 15 वर्षों के बाद में, 21 वर्षों के बाद में, 20 वर्षों के बाद में उनके वो सिक्वल्स बना रहा है। क्योंकि ये इंडस्ट्री भी समझ गई है ये जो कुछ बहुत ही ज़बरदस्ती की उपदेश देने वाली कॉमेडी फिल्में जो हमने बनाई, सोशल ड्रामाज, स्मॉल टाउन स्टोरीज, या फिर एलिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये ज़बरदस्ती की सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह की जो इन्होंने फिल्में बनाई, इससे इस इंडस्ट्री ने अपना ही इरिवर्सिबल डैमेज कर लिया है। और अभी भले ही ये लोग ला भी रहे हैं, हेरा फेरी 3 हो, आवारा पागल दीवाना 2 हो, ला भी रहे हैं, तो देखिए लग नहीं रहा कि मन से वो बना रहे हैं, बस अब कुछ चल नहीं रहा तो डिस्परेशन में वो चलो अनाउंस कर दिया। पर डायरेक्टर किन को लिया है? फरहाद सामजी को। किसके लिए? हेरा फेरी 3 के लिए। और दूसरी आवारा पागल दीवाना 2 के लिए अहमद खान को ले लिया है। बागी 2, बागी 3, हीरोपंती 2, क्या था भाई वो, कचरा कचरा। और फिर भी इंडस्ट्री बस मतलब दिख रहा है सामने से कि भाई वो उनकी फिल्में नहीं चल रही उन फिल्म मेकर्स की, फिर भी उनको ही लेकर फिल्में बनाए जा रहे हैं। तो अब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कौन मार रहा है? इंडस्ट्री खुद ही मार रही है ना। फिर ये दर्शकों के नाम से छाती कूटते हैं, जो लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं उन पर पर्सनल अटैक्स करते हैं। नुकसान तो इस इंडस्ट्री ने खुद किया है अपना, खुद वोक और एलिट हो गए ना, जमीन से टूट गए। और पहले की जो फिल्में जैसे कि हंगामा ले लीजिए या माला माल वीकली ले लीजिए, अभी भी वो फिल्में आप देख लीजिए, मतलब देखने का मन करता है बार बार, क्योंकि वो कैरेक्टर्स कहीं पर भी वोक नहीं थे, पेट्रियार्की के नाम से छाती नहीं कूट रहे थे, ये सेक्सिस्ट है, वो रेसिस्ट है, ये बॉडी शेमिंग है वगैरह, ये जबरदस्ती की, ये निकलो बाहर इस वोकिज्म से, ये गंदगी नहीं चाहिए आपकी, ये जो बहुत ही घटिया सी एलिट मेंटेलिटी है, नहीं चाहिए देश की जनता को ये। पर नहीं निकलना है बॉलीवुड को। और अभी ये जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, पर्सनली मुझे तो इनमें भी कुछ ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है जिस प्रकार के डायरेक्टर्स के नाम हम सुन रहे हैं। और भूल भुलैया 3 की भी अगर हम बात करें तो भूल भुलैया 2 ही कोई अच्छी फिल्म नहीं थी वो एक एवरेज फिल्म ही थी भूल भुलैया 2। पर कम से कम उसमें कोई ज़बरदस्ती की लेक्चरबाजी नहीं थी, उपदेश नहीं था, और लोग कुछ एक फ़नी कुछ कॉमेडी कंटेंट देखना भी चाहते थे। कार्तिक आर्यन को थोड़ा लोग मतलब पसंद भी करते हैं, इस बॉलीवुड की लॉबी से उनको वो अलग समझते हैं, इस कारण से दर्शकों ने देखा भूल भुलैया 2 को। हालांकि वो भी कोई बहुत अच्छी फिल्म थी, ऐसी बात नहीं है। और अभी 3 को वो ला रहे हैं, तो देखते हैं इस बार, आशा करते हैं कि अच्छी हो। पर ये मुझे तो केवल डिस्परेशन के अलावा और कुछ नहीं लग रहा। अभी भी इंडस्ट्री उन्हीं अपने जो फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्में देते जा रहे हैं, उन्हीं डायरेक्टर्स के साथ में काम कर रही है। नया टैलेंट, नए लोग, नई कहानियाँ, उनको वो जगह दे, ये नहीं है। इन्होंने 2010 के बाद में अपने सारे वोक्स और एलिट्स माइंडसेट के लोगों के हाथों में इंडस्ट्री को सौंप दिया। राइटर्स भी उसी माइंडसेट के, डायरेक्टर्स भी उसी माइंडसेट के, एक्टर्स भी उसी माइंडसेट के। जो आउटसाइडर्स भी जिनको हम आप कहते हैं ना, आयुष्मान खुराना को ले लीजिए, राजकुमार राव को ले लीजिए, ये इंडस्ट्री में कैसे सेटल हो पाए? क्योंकि इन्होंने ऐसी वोक माइंडसेट की फिल्मों में काम किया। देख लीजिए जितने भी A-लिस्टर्स हैं ना, इनके बड़े बड़े एक्टर्स, वो कभी ऐसी वोक टाइप फिल्मों में, सेक्सुअल लिबरेशन वाली फिल्मों में काम नहीं करेंगे। वो मेन स्ट्रीम फिल्मों में काम करेंगे, मसाला एक्शन फिल्मों में काम करेंगे। और ये जो आउटसाइडर्स जो वगैरह बाहर से जो आए हुए होते हैं, उनको ये गिनी पिग की तरह यूज करते हैं। ये इस इंडस्ट्री की सच्चाई है, जो मैंने देखा है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो भी बातें मैंने आपको बताई, प्लीज़ इस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।